Hello dear students, welcome you again to the Bishop Academy online classes. Today we study about economics for class 12 and our chapter name is Human Capital Formation in India and it is our third part of this chapter. Our today's topic is the education as essential elements of human resource development. तो हमारे लिए एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आज उसके बारे में पढ़ेंगे नॉर्मली डेवलपमेंट के लिए. तो नॉर्मली कहता है The education is essential elements of a human resource development. सबसे जरूरी एलिमेंट होता है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट को लेके. Education implies the process of teaching, trainings and the learnings. तो देखिए एजुकेशन को हम किस रूप में पाते हैं? टीचिंग के थ्रू देखते हैं, लर्निंग के थ्रू देखते हैं और ट्रेनिंग के थ्रू देखते हैं. इट्स इम्प्रूव द नॉलेज एंड डेवलप द स्किल. ये क्या करता है? हमारे नॉलेज को इम्प्रूव करता है और हमारे स्किल को डेवलप करने का काम करता है. तो नॉर्मली द एजुकेशन इज द अंडरकरंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड द सोशल चेंजेस. एजुकेशन से क्या है कि एजुकेशन इज द अंडरकरंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस. आज के टाइम में देखें तो इकोनॉमिकली और सोशल चेंजेस की तरफ पाना है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन को अडॉप्ट करने की जरूरत है. एजुकेशन के माध्यम से ही हम अपने यहाँ इकोनॉमिकली एंड सोशल चेंजेस ला सकते हैं. फिर कहता है हाउएवर द कंपेयर्ड टू द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया हैज नॉट बीन द सो एनकरेजेस. अगर देखें दूसरे कंपेयर जो डेवलप्ड कंट्री है उनके कंपेयर में अपने यहाँ की एजुकेशन को अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छी सिचुएशन हमारे यहाँ नहीं है. कहता है इवन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री कंटिन्यू टू बी द वेरी लो. लिटरेसी रेट हमारे क्या बहुत ही कम है बाकी कंपेयर कंट्रीज के कंपेयर में देखें. According to the census 2011, the barely the 74.4% of the population is literate as the against of 95% of literacy developed countries in the world. अगर देखें तो डेवलप्ड कंट्री जो हमारे हैं दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री है क्योंकि हमें पता है अभी अगर डेवलपिंग कंट्री तो हम जो डेवलप्ड कंट्री है उनके जो लिटरेसी रेट है वो 90 to 95 है और हमारे यहाँ देखें तो तकरीबन 74% ही है. यानी उनके कंपेयर में बहुत ही हम पीछे हैं इसमें एजुकेशन को लेकर. नॉर्मली हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन की. तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. उससे पहले तो फॉलोइंग पॉइंट्स हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस and objective of education. First, the education process responsible citizens. Education के प्रोड्यूस होने से क्या है हम क्या करते हैं responsible citizens बनते हैं. एजुकेशन से हम responsible citizens बनते हैं. फिर कहता है it's develop the science and technology. एजुकेशन के होने से क्या है ये साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का काम करता है. फिर कहता है the facilities used of a nature and the human resources of all regions of the country. और इसको हम एजुकेटेड पर्सन है एजुकेशन ले रहे हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जो फैसिलिटीज है नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को आसानी से यूज कर सकते हैं अपनी कंट्री के किसी भी रीजन में. फिर कहता है इट एक्सटेंड द मेंटल हॉरिजन्स ऑफ द पीपल्स. ये लोगों की जो सोच है उसमें भी बदलाव करने का काम करता है. फिर कहता है it helps the economic development through the greater participation of the people in the process of growth and development. तो जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे जिससे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा. यानी कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम कैपिटल बनेंगे तो कैपिटल बनेंगे तो प्रोडक्टिविटी हमारे माध्यम से होगी और प्रोडक्टिविटी होगी तो जीडीपी होगी. जीडीपी जब बढ़ेगी तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छी होगी. फिर कहता है इट्स प्रमोट द कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजंस. ये सिटीजंस की कल्चरल स्टैंडर्ड्स को भी बड़ा करने का या उसके एक अच्छे कंडीशन में लाने का काम करता है. पढ़े लिखे हैं तो हमारे रहने सहने का ढंग भी बदल जाता है. इट डेवलप द ह्यूमन पर्सनैलिटीज और ये ह्यूमन पर्सनैलिटीज है ह्यूमन बीइंग्स को ही चेंज करने का काम कर देता है. नीड फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड द हेल्थ. तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे है एजुकेशन और हेल्थ में तो नॉर्मली देखें द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ अराइज प्राइमरीली ऑन द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. तो कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को इस पे इंटरवेंशन करने की जरूरत है. दीस सेक्टर्स हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन वेरी हाई फिक्स एक्सपेंडिचर. तो इन सेक्टर्स में गवर्नमेंट की तरफ से क्या होना चाहिए कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है हर एक with every high fixed expenditure. हर एक अच्छे ज्यादा एक्सपेंडिचर के साथ मतलब एटलीस्ट कह लीजिए कि हमको अगर अच्छी एजुकेशन को डेवलप करना है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है गवर्नमेंट स्पेशली. ठीक है तो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड एजुकेशन अनलेस they are allowed to recover their
ह्यूज कॉस्ट थ्रू आउट द हाई प्राइस ऑफ दीज सर्विसेज। अगर देखें तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ और एजुकेशन में, तो वो क्या करते हैं, वो उनका इंटेंशन क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टर रिटर्न्स की बात करते हैं, वो वेलफेयर की बात नहीं करते। तो वो अगर इधर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहता है अनलेस दे आर अलाउड टू रिकवर, उनको रिकवर करना होता है क्या, वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, जो सर्विसेज के प्राइसेस होते हैं उनको हाई करके ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट को जनरेट करके उसको वो रिसीव करने का करते हैं। यानी कि जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमको ज्यादा पे करना पड़ता है, जो कि हर एक व्यक्ति के अंडर कंट्रोल में नहीं होता। द पीपल इन a poor countries like our cannot afford the high price for the education and health। हमारे अपनी कंट्री में अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो इतने ज़्यादा धनी नहीं है, इतने रिच पर्सन नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट को, अच्छी फैसिलिटीज़ को ज़्यादा कॉस्ट दे के पे कर सके या यूज कर सके, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। Accordingly these services would remain beyond the reach of most people unless these are the subsidized by the direct or the directly provided by the government। तो अगर देखें तो नॉर्मली अगर देखें इस तरह की सर्विसेज तो ज्यादातर रिच पर्सन के लोगों के लिए है, लेकिन अगर एक पुअर पर्सन इस तरीके की फैसिलिटीज लेना चाहता है तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सब्सिडीज या डायरेक्टली उसको प्रोवाइड करने का काम करना चाहिए। ठीक कहता है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। तो क्या रहा ग्रोथ सेक्टर की अगर बात करें तो नॉर्मली द एक्सपेंशन ऑफ जनरल एजुकेशन, तो एक टेबल दिया गया है। इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल की अगर बात करें तो 1950 से 51 के आसपास 2,23,000 स्कूल हुआ करते हैं, जो 15-16 में 12,70,000 हो गए। फिर हम बात करें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी की बात करें तो लगभग 7,400 स्कूल हुआ करते थे 1950 में, जो कि बहुत कम था हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। आज के टाइम में 2,52,000 जो है हमारे पास सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। कॉलेज की बात करें जिसमें 578 कॉलेज हुआ करते थे 1950-51 में, लेकिन वहीं 15-16 में 39,771 कॉलेजेस हमारे पास आज के। यूनिवर्सिटीज की बात करें जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड है, तो पहले यूनिवर्सिटीज हमारे पास 27 थी, आज के टाइम में 799 है। इस तरीके से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो पहले प्राइमरी और मिडिल जो स्कूल हुआ करते थे 1950 और 51 की अगर बात करें तो उस समय 19,15,000 हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में बात करें 15-16 का कंपैरिजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो लगभग 15-16 में जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे थे हमारे वो लगभग 17 करोड़ बच्चे हुआ हैं। फिर कहते हैं हायर एंड हायर सेकेंडरी की बात करें तो उस समय 1950-51 की अगर बात करते हैं तो लगभग 15 लाख केवल स्टूडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में बात करें तो 3.2 करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर हु आर स्टेइंग ऑन द हायर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स। और ग्रेजुएशन या हायर से एबव की बात करें तो पहले 1950-51 में हमारे पास होते थे 3.6 लाख स्टूडेंट्स और आज के टाइम में 346 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में मेंटेन करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे हैं, जैसे इसमें कहता है एनसीईआरटी की हम बात कर ले तो इसमें कहता था कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन इन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया tries to regulate the education sectors through the various organization importance among these are। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जब देखा तो उसने क्या किया, कुछ ऐसे सेक्टर्स को स्टैब्लिश करने का किया, कुछ ऐसे कह लीजिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने का किया जो एजुकेशन को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सके। तो उसमें पहला हमारा था एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और दूसरा था यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और तीसरा था ऑल इंडिया द काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड आफ्टर दैट द इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च। तो ये चार ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारे यहाँ अलग अलग सेक्टर्स के एजुकेशन को रेगुलेट करने का करते हैं। जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये डिजाइन करता है टेक्स्ट मटेरियल को अप टू द सीनियर एंड सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th तक के टेक्स्ट मटेरियल को ये डिजाइन करने का काम करता है। 12th तक के बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह के कंटेंट पढ़ने चाहिए, उसके बारे में ये रिसर्च और इसके बारे में ये मटेरियल तैयार करने का काम करता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है, इट इज द प्राइमरीली द फाउंड अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करती है, यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देने का काम करती है, यूनिवर्सिटी को जनरेट करने का काम करती है। इट्स आल्सो द enforce the rules and regulation regarding to higher education in India in the country। तो ये क्या करती है, हायर एजुकेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जनरेट किए जाते हैं
वो किसके थ्रू किए जाते हैं? यूजीसी के थ्रू किए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें नॉर्मली कहता है इन्फोर्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन एनकरेजिंग द टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन इन इंडिया। तो ये क्या कहता है? AICTE क्या करता है? इन टेक्निकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन या उनके कंट्रोलिंग सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है कि क्या बच्चा पढ़ेगा, किस तरह की चीज़ों को उसको पढ़ाया जाता है, क्या सिलेबस होता है। ICMR की हम बात करते हैं तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये मेडिकल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एजुकेशनली और रिसर्चली ऑपरेट करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया? फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन को इंप्रूव करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को मेंटेन किया। तो एलिमेंट्री एजुकेशन कवर द स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to class 8, दैट्स मीन व्हाट, प्राइमरी से मिडिल क्लास तक के जिनकी एज ग्रुप 6 से 14 साल की हो, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए जो फ्री एजुकेशन है वो पूरी तरीके से फ्री कर दिया था। द नंबर ऑफ द प्राइमरी एंड द मिडिल स्कूल हैज बीन कंसिडरेबली इंक्रीज्ड। इसके लिए क्या किया उसने? एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 6 से 12 साल तक, 6 से 8, 1 से 8 तक के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए उसने नंबर ऑफ स्कूल को इंक्रीज कर दिया। और भी कहता है इन 1950-51 देयर इज द नंबर वाज 2.23 लाख। इस समय आपसे कहा कि 1950 के दौर में क्या था कि लगभग 2 लाख 23,000 नंबर हुआ करते थे स्कूल्स के। फिर 15-16 की बात करें तो लगभग 12.70,000 यानी कि 12.70 लाख कह सकते हैं। Then however the low percentage of admission in the children in the primary classes points to the educational backwardness in the country। तो जिसमें क्या था, इतने सारे स्कूल होने के बाद भी क्या था कि हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें जो रजिस्ट्रेशन बच्चों का बहुत ही कम है, जो साफ साफ बताता है क्या द एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ ए कंट्री। लोग कहते हैं कि अभी हमारे खाने को नहीं हो रहा, बच्चों को पढ़ा के क्या करेंगे, तो इससे अच्छा पहले खाने की व्यवस्था कर लेंगे बच्चों। तो गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम आती चली गई। द सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ द एजुकेशन बैकवर्डनेस। तो इसमें सोशल और इकोनॉमिकल पॉवर्टी बहुत बड़ी रोल प्ले की इकोनॉमिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस के लिए। इसमें कुछ दिया हुआ है द पैराडॉक्सिकल ट्रूथ अबाउट द एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया। तो उसमें नॉर्मली कहता है द ग्रॉस एलिमेंट enrollment of for the particular categories of education is generally estimated as the ratio between the total number of students enrolled and the total number of individuals belonging to the relatively age group। तो इसमें gross elementary enrollment ratio of elementary education की बात करें तो number of students enrolled in the elementary education और उसके बाद total number of individuals of age 6 to 14 years, इन दोनों कितने एजुकेशन, कितने एनरोल्ड हुए, कितने का रजिस्ट्रेशन हुआ, कितने लोग टोटल हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम उस परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे ये पता चल सकता है कि कितने परसेंट लोग हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो नॉर्मली 1950-51 में 7,400 जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हुआ करते थे, जो कि 15-16 में क्या हो गया 2.52 लाख स्कूल हुए, जहां पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिससे हम 4.7 स्कूल में केवल 15 लाख स्टूडेंट पढ़ते थे, अभी 2,52,000 है। 2.52 लाख स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? लगभग 3 करोड़ के स्कूल पढ़ रहे हैं। अभी इसके अलावा गवर्नमेंट ने 1987-88 में नवोदय विद्यालय को एस्टैब्लिश किया, जिसमें वो मॉडर्नाइज्ड जो एजुकेशन होती है स्पेशली रूरल एरिया के स्टूडेंट्स के लिए, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करने का काम किया गया। इसमें उनको रहना खाना सारी चीजें उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। प्रेजेंटली द 565 नवोदय स्कूल वाज फंक्शनिंग। आज के टाइम में देखें तो लगभग 565 स्कूल जो है नवोदय के वो आज के टाइम में रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से केंद्रीय विद्यालय को एस्टैब्लिश करने का काम किया था। करंटली अगर देखें तो पूरा जो स्कूल है वो लगभग 1,128 स्कूल्स हैं अगेंस्ट द 931 स्कूल इन 2007 में हमारे पास 931 स्कूल थे, जो कि अभी क्या हो गया 1,128 स्कूल हो गए, जिसमें लगभग देखें तो अभी के टाइम में स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो 12.6 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। कहता है कि इसके साथ देयर 3 केंद्रीय स्कूल्स, वन इन Kathmandu and Mexico and other Tehran also the functioning। यानी कि अगर देखें तो CSC जो हमारी अभी चलती है वो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स में आती है, वो उसके अपनी कंट्री में तो चले गए, कुछ तो केंद्रीय विद्यालय जो है काठमांडू में है, कुछ मैक्सिको में है और कुछ तेहरान में भी फंक्शनिंग कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। तो हायर एजुकेशन की अगर बात करते हैं, जैसे बताया गया कि पहले हमारे पास क्या थे, 710 यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग द हायर एजुकेशन इन इंडियन, मतलब आवर कंट्री, हमारे कंट्री में भी 799 यूनिवर्सिटीज जैसे जो हायर एजुकेशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। कहता है ऑफ दीज देयर आर द 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिसाइड द 40 डीम्ड यूनिवर्सिटीज। कहता है 44 ऐसे यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रलाइज्ड है और 40 ऐसे यूनिवर्सिटीज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो थी जो घर बैठे आपको एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज और जनरल एजुकेशन इन द कंट्री इज 39,071। हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं वो लगभग 39,071 है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज इज 346 lakhs in 2015-16 Universities Crime Commission regulate and guide higher education in India। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15-16 में देखें तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 3,46,000 स्टूडेंट 346 लाख स्टूडेंट्स आज के टाइम में हमारे पास रजिस्टर्ड है, जिसको क्या करती है यूनिवर्सिटीज को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी क्या करती है, गाइड और रेगुलेट करने का काम करती है। हम बात करते हैं वोकेशनलाइज ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। देखिए अभी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम हमारे यहाँ वोकेशनल एजुकेशन नहीं चलता है, छुट्टियों में कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं जिसको लेके बहुत आज के टाइम में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फैसिलिटीज होती है कि फरवरी 1988 में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्लान ऑफ द वोकेशनलाइज सेकेंडरी एजुकेशन। वोकेशनलाइज मतलब छुट्टियों के टाइम में कुछ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए गए। अंडर द प्लान द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ इज गिवन टू दोज स्कूल्स हु स्टार्ट्स the vocational course at a higher secondary level, यानी कि वो लोग जो 12th के लेवल तक कोई वोकेशनल कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ऑल्सो द एफर्ट्स आर द अंडरवेज टू ड्रीव द एम्प्लॉयमेंट प्लान्स फॉर दोज हु सक्सेसफुली कंप्लीट द वोकेशनल कोर्सेज। और इनके इच्छा से कहता है कि वो लोग जो सक्सेसफुली क्या करते हैं वोकेशनल कोर्सेज करते हैं उनके लिए कुछ ड्यू द एम्प्लॉयमेंट प्लान्स, उनके लिए भी कुछ प्लान्स बना रखे हैं गवर्नमेंट। कहता है 12-13 द परमिशन ऑफ वाज द ग्रांटेड टू नियरली द 11,000 स्कूल्स इन द कंट्री टू स्टार्ट द वोकेशनल कोर्सेज। तो लगभग 2012-13 में 11,000 ऐसे स्कूल थे जिसमें वोकेशनल कोर्सेज को स्टार्ट करने के लिए परमिशन दिया गया था। अबाउट 10 लाख स्टूडेंट्स आर गेटिंग द वोकेशनल एजुकेशन इन दीस स्कूल। लगभग 10 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूलों में रिसीव किया। फिर कहता है टेक्निकल, मेडिकल एंड एग्रीकल्चर एजुकेशन की बात करें तो सिंस द इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इम्पार्टिंग द टेक्निकल एंड द प्रोफेशनल एजुकेशन हैज बीन इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो अगर देखें तो आजादी के बाद से क्या है हमारे पास प्रोफेशनल एंड जो इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, उसमें लगातार इंक्रीजिंग है। 1951 की बात करें तो 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस देयर नंबर हैज बीन सिग्निफिकेंटली रेज्ड 1914। पहले हमारे पास कल 43 डिप्लोमा लेवल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, जो आज के टाइम में लगभग 1914 इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट हो गए। There are 3,400 recognized engineering colleges offering the degrees level of courses of in different disciplines। तो लगभग 3400 ऐसे डिग्री कॉलेजेस थे जो इंजीनियरिंग लेवल के अलग-अलग कोर्सेज को ऑफर करने का काम करते थे। The admission capacity of these courses are the 15 lakh students per year। लगभग 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं। The presently there are the 289 medical colleges in the country with an admission capacity of 32,815 students। तो आज के टाइम में क्या है लगभग 289 स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज है जिसमें 32,815 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए एजुकेशन को लेकर। अब हम बात करते हैं रूरल एजुकेशन की। तो रूरल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था, द रूरल एरिया हैज आल्सो द विटनेस द वाइड एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन। द नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल हैज बीन सेट अप फॉर दिस पर्पस। तो रूरल एरिया में एजुकेशन को बढ़ाने के लिए नेशनल रूरल हायर एजुकेशन काउंसिल को सेटअप करने का काम किया गया, जिसके अंतर्गत 14 रूरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन फंक्शनिंग। द चिल्ड्रंस ऑफ द स्कीम scheduled caste and the scheduled tribes get the free education in all the states। तो लगभग
14 ऐसे रूरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑपरेटेड है इस वक्त, जो क्या करते हैं SC ST के बच्चों को या SC ST के लोगों को क्या करते हैं, फ्री एजुकेशन देने का काम करते हैं। फिर कहता है एडल्ट एंड द फीमेल एजुकेशन, ऐसे लोग जो बड़े हो चुके हैं, जो पढ़ाई नहीं की है, उनके लिए भी उनको भी एजुकेट करने के प्रोसीजर्स को रखा गया है। इन ऑर्डर टू द एरेडिक लिटरेसी द अमंग द एडल्ट स्पेशल arrangement has been made for the adult education. Importantly, the National Literacy Mission was set up in 1988, and since 1976 the formal education program has been launched. तो नॉर्मली इनके लिए भी एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, वो 1988 में, और इससे पहले किया गया था 1976 में किया गया था, जिससे हम जो एडल्ट लोग हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो 9 पॉइंट की बात करें, टोटल लिटरेसी कैंपेनिंग्स की बात की गई थी, साक्षर भारत की बात करें, सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई थी। तो इस तरह की कैंपेनिंग को स्टार्ट करते क्या किया गया था, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने का काम किया गया था। तो इसमें कहता है नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड टू रेंडर द एवरीबॉडी द लिटरेसी इन इंडिया, मतलब सारे इंडिया में सभी लोगों को एजुकेटेड होने हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या नेशनल लिटरेसी मिशन को लॉन्च करने का काम किया गया। दिस प्रोग्राम हैज now become the recent as the सरकार साक्षर भारत। तो इस प्रोग्राम को नॉर्मली लोग किस नाम से जानते हैं, साक्षर भारत के नाम से इसको समझना शुरू किया था लोगों ने, या जानते हैं। फिर कहता है विद द सेंट्रल फोकस ऑफ द फीमेल एजुकेशन, जिसका मेन फोकस क्या था, फीमेल एजुकेशन को मेंटेन करना है, यानी पढ़ी लिखी लड़की रोशनी के घर की, जैसे स्टेटमेंट वहां से आते हैं, यानी कि लड़कियां पढ़ी लिखी रहेंगी तो बाकी फैमिली भी अच्छे से पढ़ी लिख सकती है और अच्छे से एजुकेटेड हो सकती है। ठीक है, द प्रोग्राम्स कवर्स ऑल दोस इन द एज ग्रुप ऑफ द 50 एंड अबव, इसमें उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने का काम किया गया था जिनकी उम्र 15 या 15 साल से अधिक। एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल रूल्स स्पेंडिंग द एजुकेशनल एंड हाउ मच, तो नॉर्मली ये सारी चीजें ऐसी रही है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, तो कहता है स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैज स्पेंडिंग द बिटवीन 10 to 30% ऑफ इट्स टोटल एनुअल बजट। अब क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या करती है 10 से 30% अपना जो टोटल एनुअल बजट उसको स्पेंड करने का काम करते हैं एजुकेशन पे। द स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंटिंग टू अप्रॉक्सिमेटली 74% ऑफ द टोटल एजुकेशन बजट ऑफ फॉर इंडिया। तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो नॉर्मली 24% ऑफ टोटल बजट जो है उसका यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बजट अमाउंट्स टू अप्रॉक्सिमेटली 24% ऑफ द टोटल एजुकेशन। ठीक है, टोटल एजुकेशन जो है 24% स्टेट गवर्नमेंट का होता है और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको भी करने का काम करती है। फिर यहाँ पे बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ₹45,000 करोड़ एनुअली ये क्या करती है, एजुकेशन के ऊपर खर्च करती है हर एक स्टेट के लिए। ठीक है, टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, तो अगर बात करें 80 to 90% की टोटल एक्सपेंडिचर जो होती है गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तब पेरेंट्स की बात करें फॉर देयर चिल्ड्रन तो वो 5 to 4% ही केवल बियर करने का काम करते हैं। द प्राइवेट ट्रस्टीज की बात करें तो 7% वो बियर करती हैं, और एंडाउमेंट्स की बात करें तो 3% इसका होता है। यानी कि इस तरीके से देखें तो जो फ्री एजुकेशन होती है उसमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर से लोगों का आता है। ठीक है, तो एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन। तो कहते हैं एजुकेशन फोकस ऑन द एजुकेशन हैज द ट्रेमेंडसली इंक्रीजेस ओवर द टाइम। कहता है जो फोकस था एजुकेशन पे वो देखें टाइम के साथ साथ बदलने में बहुत ज्यादा बदलाव आया। इट इज द एनकरेजिंग टू नोट दैट द नियरली 95% चिल्ड्रन आर नाउ द स्कूल ग्रोज। तो इसमें जो एस्टिमेशन था एनकरेज करने का जो कर रहा था उसमें देखा गया 95% मतलब सॉरी 96.5% स्टूडेंट्स क्या हो वो कम से कम स्कूल जाने वाले हो। ठीक है, तब बट द बैकड्रॉप ऑफ दिस स्टैटिक्स देयर इज अ बीटर ट्रूथ। अगर देखें तो इसका जो बैकग्राउंड वहाँ पे जो हम सोच के चल रहे थे उसका बहुत ही कम हिस्सा या बहुत ही कम काम हो पाया था। पूरी तरीके से हम जो रिजल्ट हम मान चल रहे थे, जो हमारी कैलकुलेशन थी वो नहीं हो पाई। अब इसमें कहता है डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर देयर फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years, the quality of education and infrastructure continue to the disappointing। हमने तो ये तो कर दिया कि चलो 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो टोटली डिसअपॉइंटिंग था, यानी बहुत अच्छा नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेजेस द कंपाउंड्स आर द प्रॉब्लम्स फॉर द
a survey by the Children's Rights and Youth, यानी CRY के थ्रू जो सर्वे किया गया था, finds that the children continue to be refuse the admission to the school, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं वो स्कूल में एडमिशन लेना मना कर रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, रिफ्यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ रजिस्ट्रेशन एंड द प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो तमाम तरह के जो एडमिशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स है उसमें जो उनको देना क्या है, डॉक्यूमेंटेशन जो करना है, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन देना है, ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रूफ देना रेजिडेंस है, ये तमाम तरह की वजह से जो प्रॉब्लम को फेस करें, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एडमिशन को डिनाई करने का कर रहे हैं। इन सच सम केसेस द पेरेंट्स ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन आर द कंप्लेन टू पे द फीस। कई बार वो कंप्लेन करते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में, वो कंप्लेन करते हैं कि उनसे के बच्चों से फीस के लिए कहा गया है। द सच इंस्टेंट द पॉइंट टू द सीरियस बैटल in the education system of the countries. This along with the following fact and the figures makes the education still the challenging proportion in India. तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या करती हैं, जो टीचर्स या फिर स्कूल वाले डिमांड करते हैं फीस से या तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हो, जिसकी वजह से बच्चे जा नहीं पाते हैं और एडमिशन तक नहीं ले पाते। तो ये एक बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए, यानी इंडिया जो चाहता है एजुकेशन देना उसके लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बात करें तो इसमें कौन कौन से और भी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, तो नॉर्मली कहते हैं लास्ट नंबर ऑफ इलिटरेसी। इंडिया में ज़्यादा लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग इंकरेज भी नहीं होते, उनको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत मोटिवेट करना पड़ता है, तो शायद वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहते हैं इंडियन लेबर्स हैव लॉस्ट द लास्ट नंबर ऑफ द इलिटरेस इन द वर्ल्ड। अगर देखें तो हमारे सबसे बहुत बड़ी संख्या ऐसी जो दुनिया में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या, उसमें देखें हमारे यहाँ बहुत बड़ी ऐसी संख्या जो बिना पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग हैं। प्रेजेंटली द नियरली 36 करोड़ पीपल वाज एस्टिमेटेड टू बी इलिटरेट। आज के टाइम अगर देखें तो लगभग 36 करोड़ लोग क्या है, आज भी पढ़े लिखे नहीं है। द नंबर ऑफ एक्सीड इवन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा नंबर है बाकी कंट्री के, यानी कि बाकी कंट्री के कंपेयर में देखें तो वहाँ पे पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है कंपेयर टू अवर कंट्रीज। फिर कहता है एजुकेट वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन कंटिन्यू टू द लार्जली डिग्री ओरिएंटेड थ्रू आउट द मिलियंस ऑफ द एजुकेशन यूथ डाउन टू द कोऑर्डिनेटर of the employment actions, the vocationalization of the education is still a far cry. तो नॉर्मली देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि इनएडिक्वेट द वोकेशनलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे भी पूरी सुविधाएं तो नहीं मिल पाती है। बहुत बड़ी एजुकेशन पढ़े लिखे लोग के यहाँ पे भी कतार में खड़े हैं जॉब की। यहाँ पे जेंडर बायस की बात करें, मेल एंड फीमेल के बीच में बायस होती है। यहाँ पे लोग लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, लड़कों को पढ़ाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ कहते हैं लो रूरल एक्सेस लेवल, जो हमारे पास जो लोगों की पहुंच है रूरल एरिया बहुत कम है और इंडिया ज़्यादातर गांव में ही बसता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं एजुकेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो आज के टाइम में हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकता। ये एक बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है एजुकेशन को फॉर्मेशन में लाना। ठीक है, तो लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट भी आज के टाइम में क्या करती है, बहुत कम खर्चे करती है। जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, जिस तरीके से इंप्रूवमेंट लानी चाहिए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उस तरीके से चीज़ें यहाँ पे भी नहीं होती है, जो बहुत कम होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, in this video that's all. If you have any type of queries or the problems, you should be consulted with the Google Classroom. Thank you.